हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बात करते हैं आज आपसे बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी के पेपर के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि थर्ड ईयर का हमारे पास नहीं है, तो थर्ड ईयर की जियोग्राफी का भूगोल के बारे में सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं थर्ड ईयर की जियोग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है एंड उन क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना है। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है एंड क्वेश्चन पेपर आपका बेसिकली 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं। पहले क्वेश्चन के ये 5 पार्ट आपको दिख रहे हैं, दैट इज कंपलसरी, जो आपको करना ही करना है। एंड इसके बाद सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से आपके दो क्वेश्चन करने हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसको आपको 200 वर्ड्स में एक एक क्वेश्चन को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फंक्शनल रीजन, कार्यात्मक प्रदेश। तो फंक्शनल रीजन क्या होता है? कार्यात्मक प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश जिसमें कार्य के आधार पर जिसका विभाजन किया जाए कि यहाँ पर ये काम होता है, तो दैट इज द फंक्शनल रीजन। दूसरा बात करते हैं, आपसे कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन संयुक्त यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जल विद्युत प्रपात के बारे में बात करना है, जल विद्युत के उत्पादन के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर बात करें जल विद्युत के विकास के बारे में, तो 19वीं सदी में इसका आरंभ हुआ, लेकिन तीव्र गति से इसका विकास होने के कारण आज ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है जल विद्युत उत्पादन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, सापेक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्व का 63 जो जल विद्युत जो उत्पादन हो रहा है उसका 6.3% जो है अमेरिका में हो रहा है। इस देश में प्रयुक्त विद्युत शक्ति का लगभग 35% भाग जो होता है वो जल विद्युत द्वारा प्राप्त होता है, और यहाँ पर संभावित क्षमता का 68% भाग का विकास किया जाता है। जल विद्युत के उत्पादन में इस देश ने कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेनेसी, अल्बाया, ओरेगन, उत्तर कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, नेबादा, एरिजोना, ये सारे राज्य क्या है? अग्रणी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जहां से देश के लगभग 3/4 से अधिक जो जल विद्युत उत्पादित होती है। और यहाँ विद्युत के तमाम सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जल विद्युत क्षेत्र है उसमें आता है आपका अल्पेशियन क्षेत्र, दूसरा आता है आपका जो है मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा आता है आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, चौथा आता है आपका न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र एंड पांचवा आता है आपका महान झीलों का दक्षिणी क्षेत्र। तो इस तरीके से 5 क्षेत्रों में आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जल विद्युत क्षेत्र है वो बटा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके बाद नील नदी की जो घाटी है, नील घाटी की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे टिप्पणी में 2010 में, 15 में, 17 में, 18 में लगातार पूछा गया है। तो नील नदी की घाटी के बारे में बात करें तो नील घाटी विश्व की सबसे ज्यादा लंबी यानी कि 6655 किलोमीटर लंबी है, और जिसके द्वारा निक्षेपित उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें नील नदी की घाटी में प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये सभ्यता इसी नदी की घाटी पर विकसित हुई थी, क्योंकि यहाँ उपजाऊ भूमि के अलावा ताजा जल की उपलब्धता प्रमुख कारक है। आज के मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बाद भी नील नदी की घाटी एक विभिन्न प्रकार की भूदृश्य प्रस्तुत करती है, और विश्वविख्यात प्रसिद्ध विश्व के 7 आश्चर्यों में से मिस्र के पिरामिड इसी नदी के मैदान में गीजा और मैडम में मिस्र की राजधानी के समीप है। और ऐसा माना जाता है कि मिस्र के शासकों ने अन्न के भंडारण के लिए इसको निर्माण करवाया हुआ था। और मिस्र की जनसंख्या 6.83 यानी कि 2000 में इसको निर्माण करवाया गया, और मिस्र की जनसंख्या जो है 6.83 यानी कि 2000 में थी। इसी जनसंख्या का अधिकांश भाग जो था नील नदी की डेल्टा तथा मैदानों में 35,000 जो है 3,56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती थी। यानी कि जो नदी का ये घाटी था, नील नदी घाटी, इसी में मिस्र की सभ्यता का उत्पाद हुआ और मिस्र की सभ्यता इसी में फली बढ़ी। बाकी जो जितना भी क्षेत्र आप देखोगे मिस्र का जो क्षेत्र है बेसिकली वो रेगिस्तान का क्षेत्र है, लेकिन नील नदी के समीप का जो क्षेत्र है उसकी उपजाऊता अपने आप में अलग है, अद्वितीय है, जो कि कभी कभी आश्चर्यजनक भी कर देती है कि वहां पर इतना उपजाऊपन क्यों है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो डी नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे ब्राजील की रबड़ की कृषि। आपको पता है ब्राजील जो है रबड़ उत्पादन में काफी आगे है। ब्राजील की प्रमुख फसलों में आपका गेहूं, मक्का, धान, कहवा, कोको और रबड़ बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में मतलब अलग अलग अगर बात करना है तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर रबड़ की खेती में बात करें तो रबड़ की जो कृषि स्थैतिक नहीं है बल्कि गतिशील है। अलग अलग जगहों पर रबड़ जो होता रहता है। भूमंडलीकरण, उदाहरणीकरण, निर्जलीकरण के दौरान बाजार में इसकी मांग के अनुसार जो है
रबड़ उत्पादन किया जाता है। रबड़ उत्पादन के क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो है नवविकसित आंतरिक कृषि प्रदेश में रबड़ की जो विकसित कृषि है वो छोटे छोटे फार्मों में होने लगी वहां पर ब्राजील में। इस क्षेत्र में रबड़ के अतिरिक्त गन्ना, मक्का और केला भी उगाए जाते थे। और यह बागायती कृषि प्रदेश के जो है ब्राजील के अन्य जो कृषि प्रदेश हैं उनकी अपेक्षा क्या था, नया था। यहाँ परिवहन और संचार के साधनों के विकास के कारण यहाँ पर कृषि बड़ी तेजी से हुई। और यहाँ पर जो क्षेत्र है जैसे कि गोयास है, पारा है, पूर्वी जो है मांटो ग्रासो है, यहाँ पर रबड़ का उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर रबड़ की अर्थात बागायती कृषि के लिए सिंचाई के साधनों का बहुत जो है प्रयोग किया जाता है और विकास भी हुआ है काफी। और वर्षा और जलवायु में अनुकूलता के कारण रबड़ के अतिरिक्त कहवा, कोको और फल का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो जिस तरीके से जैसे जैसे तटवर्ती भाग में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही क्षेत्रों में जो कृषिगत जो गहनता है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जमीन कम पड़ता जा रहा है। तो अगर आप बात करें कृषि के बारे में, जो मिस्र का कपास उत्पादन का क्षेत्र है उसके बारे में बात करें कि मिस्र में जो कपास उत्पादित क्षेत्र है वो किस तरीके से दूसरे क्षेत्रों से अलग है। तो देखो, रेशेदार फसलों में कपास बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आता है। और यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो झाड़ीदार गैसोपियम नामक पौधे का वंशधर है। और उत्पादक क्षेत्र और उत्पादन मूल्य की दृष्टि से कपास जो है वो मिस्र की सबसे जो है फायदेमंद, सबसे ज्यादा मूल्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा मुद्रादायिनी फसल है। संपूर्ण कृषिगत क्षेत्र के लगभग जो है 1/8% भाग पर यहाँ की कपास की खेती की जाती है। यानी कि पूरा जमीन जितना है उसका 1/8 पार्ट पर केवल कपास की खेती की जाती है पूरे मिस्र में। ओके, परंतु अब इसका प्रधान उत्पादक क्षेत्र जो है वो डेल्टा प्रदेश है। परंतु अब इसका जो विस्तार हुआ है उसका विस्तार हो गया है। संपूर्ण विश्व की लगभग 6% कपास, पूरे दुनिया में जितनी कपास उगाई जाती है उसका लगभग 6% कपास यहीं से बनता है। लंबी रेशे के कपास के लिए यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यह संपूर्ण निर्यात का मूल्य का लगभग 60% कपास यहीं से प्राप्त होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी कपास निर्यात होते हैं उसका 60% लगभग क्या होता है, यहीं से बनता है। यहाँ सकल जाति का कपास जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और गीजा और मालकी जाति में इस कपास को उगाया जाता है। और मिस्र जो है वो विश्व के प्रमुख कपास निर्यातक देशों में से एक है। मिस्र में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन 873 किलो होता है। और इस देश में सबसे पहले मोहम्मद अली द्वारा 1860 में नील नदी के किनारे कपास उगाया गया था। तो ये था कपास के उत्पादन की हिस्ट्री जो है इजिप्ट में, मिस्र में। अब आगे इसके बाद बात करते हैं अगला जो आपका सेक्शन ए यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सारे तो आपके 200 वर्ड के थे और ये कंपलसरी था, ये आपको करना ही है। इसके बाद जो सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है इसमें कह रहा है आपसे कि आंसर इन अबाउट 1000 वर्ड्स, यानी कि 1000 शब्दों में आंसर देना है। एंड पहले हमने बात किया हुआ है आपसे कि इनमें 4 क्वेश्चन दिया हो जिनमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 इस तरीके के 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इन 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास पहला क्वेश्चन है कि डिवाइड यूएसए इनटू एग्रीकल्चर रीजन्स एंड डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनी वन ऑफ देम। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कृषि प्रदेशों में आपको विभक्त करना है और किसी भी एक की आपको क्या करना है, प्रमुख विशेषता बता देना है कि किसी भी क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्रों में बांटो कि कितने जो है क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका को हम बांट सकते हैं। और उसके बाद उसमें से किसी एक प्रदेश का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो ये विश्व का सबसे विशाल वाला देश है। इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि विश्व में तीसरे नंबर पर यह आता है। एंड इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री से 49 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश और देशांतर में 66 डिग्री पश्चिम से लेकर के 125 डिग्री पश्चिम देशांतर तक पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त है। आज से 5 साल पहले आदिवासियों का यहाँ पर प्रभुत्व था और कोलंबस की खोज के बाद यहाँ यूरोपीय लोग बसना स्टार्ट हुए। और प्रारंभिक से लेकर के जो है आवर्जक इंग्लैंड से लोग आए हुए थे और बाद में फ्रांस, स्वीडन, इटली, स्पेन आदि देशों से लोग आकर के यहाँ पर बसने लगे। और बसाव 1800 से 1900 ईस्वी के बीच चला और 1920 के बाद बढ़ते आवर्जन को देखते हुए नियमों में परिवर्तन किया गया, जिससे कि जो लोगों का बसना क्या हुआ, कम हुआ। तो अगर बात करें इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में तो कई सारे भौतिक प्रदेशों में हम इसको बांट सकते हैं। विस्तृत क्षेत्र के कारण यहाँ की जो संरचना है उसमें उच्चावच, विवर्तनिकी जो है स्वरूपों में यहाँ का अति क्षेत्रीय विषमता मिलती है और इन विषमताओं के आधार पर हम क्षेत्रों को बांट सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें पुनः स्थानीय विषमताओं के आधार पर सूक्ष्म उपभागों में बांटा गया है, जिसका आप विवरण देख सकते हैं। जैसे कि अटलांटिक खाड़ी का तटीय क्षेत्र हो गया, दूसरा है आपका जो है अल्पाइन
पर्वत श्रृंखला हो गया, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी भाग न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र, मैरी टाइम्स, न्यू फाउंडन विस्तार। तीसरा बांटा गया है सुपीरियर हाईलैंड का क्षेत्र। चौथा मध्यवर्ती निम्न क्षेत्र। पांचवा है अंतर पर्वतीय क्षेत्र। सातवां है आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो इनमें से किसी कह रहा है किसी एक क्षेत्र के बारे में आपको विस्तार से बताना है कि कोई एक क्षेत्र के बारे में बताओ। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि एक प्रदेश के बारे में या किसी एक कृषि के बारे में बात करना है तो बात कर लेते हैं। एक कृषि में हम आपसे जो है गेहूं की फसल के बारे में, तो सामान्य रूप में जो अमेरिका में संपूर्ण क्षेत्रफल के 17% पर फसलें, 24% पर फार्म और 7% पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो गेहूं प्रधान ये कंट्री रहा है हमेशा से ही अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है विश्व के संपूर्ण गेहूं क्षेत्रफल के लगभग जो है अधिकतर प्रदेशों पर गेहूं की कृषि होती है, जबकि संपूर्ण उत्पादन का 10.66% होता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें से गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन यहाँ पर 10%, 10.66% पूरी दुनिया का गेहूं उत्पादन यहीं पर किया जाता है। यहाँ गेहूं की कृषि जो है व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि केवल खाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसको पूरी दुनिया तक निर्यात करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसके लिए जो प्रेरी प्रदेश है वो विश्व प्रसिद्ध है। प्रादेशिकीय दृष्टि से इस प्रदेश का विस्तार जो है मोन्टाना राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी दक्षिणी डेकोना का कन्यास राज्यों में फैला हुआ है। श्रम की लागत कम होने तथा अनुकूल मौसम होने से यहाँ पर्याप्त उत्पादन हो जाता है और इस तरह की कृषि की सूटकेस फार्मिंग तथा साइडवॉक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कई सारे चीज़ें होती हैं जैसे कि मक्का, सोयाबीन, मांस, मछली का प्रदेश भी देखने को मिलता है। मिश्रित प्रदेश भी हमें देखने को मिलता है दुग्ध पालन के लिए। पशुचारण प्रदेश हो गया, कपास की पेटी भी आपको जो है देखने को मिल जाएगी अमेरिका में आपको। तो ये सारी चीज़ें ही अपने आप में कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है कृषि के रूप में काफ़ी इस्टेब्लिश करती हैं, जहाँ पर कृषि के क्षेत्र बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा बात किया जाए, ब्राज़ील को भौतिक प्रदेशों में बांट करके उसकी विशेषताओं का वर्णन करो कि ब्राज़ील जो है, अगर हम ब्राज़ील को भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं तो ब्राज़ील का अलग अलग भौतिक प्रदेश क्या बनेगा, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करनी है। ब्राज़ील के भौतिक प्रदेश के बारे में भौतिक स्वरूप की दृष्टि से ब्राज़ील में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। इसके मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में जो है प्राचीन पठारी क्षेत्र है, तो उत्तरी भाग में अमेजन वेशी का मैदान है। प्राचीन पठारी प्रदेश के रूप में अति प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट है, तो दूसरी ओर पठारी भाग के नीचे सागर तट पर नमीन जड़ोन मैदान है, जिसका निर्माण अभी भी जारी है और बन ही रहा है। ब्राज़ील में संरचनात्मक दृष्टि से 3 प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं जो क्रमशः जो है परिवर्तित होती रहती हैं। ओके, तो ब्राज़ील के कृषि क्षेत्रों में 2/3 भाग पर परिवर्तित चट्टानों का विस्तार है जो कि बदलती रहती हैं और इसमें आपका भू स्वरूपों की समुद्र तट से ऊंचाई भौतिक स्वरूपों के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारण है और इस दृष्टि से ब्राज़ील के उच्चावच पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। ब्राज़ील का 5% भाग समुद्र से 200 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि 40% भाग 200 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है और इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिस आधार पर इसका जो ब्राज़ील का भौतिक क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान जो कि और अमेजोन घाटी, दूसरा ब्राज़ील का पठारी क्षेत्र, तीसरा उत्तरी पठारी क्षेत्र, चौथा है सागर तटीय प्रदेश। तो उत्तर का विशाल मैदान इसमें है, इसमें अमेजोन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे जो है विशाल समतल मैदानी भूभाग है। इसका निर्माण अमेजन और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि आपका जो है टापाजोस, मेड्रिया, पुरुष जो है जरुआ, पाटुमोवा, जपुरा, ये सारी नदियां मिलकर के ब्राज़ील के भौतिक क्षेत्र का जो विशाल मैदान है उसको बनाती हैं। यह मैदान सागर से लगभग 60 मीटर तक ऊंचा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3200 किलोमीटर की दूर में फैला हुआ है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती मैदान, निचली मैदान। ऊपर का मैदान, मध्य में और निचले का मैदान, इस तरीके से 3 भागों में ये बांटा गया है। अब इसके बाद अगर बात किया जाए, इसमें दूसरा जो है ब्राज़ील का पठारी प्रदेश, तो ब्राज़ील का पठारी प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर पूर्वी पठार जो कि गायना का पठार है और दक्षिण पूर्वी पठार जो कि ब्राज़ील का पठार है। तो इस तरीके से 2 भागों में पठार को भी बांटा गया है। उसके बाद अगर बात करें जो सागरीय तट है, तो सागरीय तट में आपका तीसरा जो आपका उच्च पठारी प्रदेश है, तो इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ब्राज़ील के पठारों को सर्वोच्च भाग माना जाता है, यानी कि जो पठार बने हुए हैं ब्राज़ील में उसके आधार पर। और इसमें हमें देखने को मिलता है रूपांतरित और आग्नेय शैलें, और इन रूपांतरित शैलों में प्राचीन सील्ड युक्त होते हैं। इनमें 2 श्रेणियां में देखने को मिलती हैं, एक मेखला मारिस द्वीप के दक्षिणी और ब्राज़ीलिया तक विस्तृत है और दूसरा आपका पूरब पश्चिम कुछ भाग फैले हुए हैं।
जिसमें मेट वाला आदि चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और इसकी जो सामान्यता है, ऊंचाई है, हाइट है, वो है 1450 मीटर। ओके, जो अभी जो वस्तुतः या कठोर बलित चट्टान है उनके होने के कारण अभी इसका यह क्षय बचा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 950 से 1830 मीटर तक है। सागरीय तट के मैदान के बारे में बात किया जाए तो ब्राजील का जो पूर्वी तट है वो लगभग 7400 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर दक्षिण त्रिभुज के दो अक्षों के बीच में फैला हुआ है। जो है साओराक अंतरीप या ग्रियो ग्रांडो तक इसकी जो संकरा तटवर्तीय क्षेत्र फैला हुआ है, जहां पर ये एक भाग में बटा हुआ है। तो इस तरीके से ब्राजील अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ, 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग आ गए आपके? उत्तर का विशाल मैदान जो कि बेसिकली 2 भागों में बटा है, ब्राजील का पठारी क्षेत्र, वो जो उत्तरी पठारी क्षेत्र है, और जो सागर तटीय मैदान है। इस तरीके से आपका ब्राजील का क्षेत्र बटा हुआ है। अगला बात करते हैं विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन के आधारों की विवेचना कीजिए कि विश्व को 3 आधारों स्तरीय विभाजन कैसे किया गया। तो विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन आर्थिक आधार पर किया गया है। विकसित, विकासशील और जो है अविकसित देशों के रूप में त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है विश्व का। उसके लिए जो आधार है वो आधार है आपका आर्थिक स्थिति, या उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। 5वां है आपका डिवाइड वर्ल्ड इनटू नेचुरल रीजन एंड डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ एनी ऑफ देम। यानी कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में क्या कह रहा है? विभाजित करो प्राकृतिक प्रदेशों में, और किसी एक प्रदेश की आपको प्रमुख जो है बात करना है। तो विश्व को क्या करना है? इसमें प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करना है। तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन पर विचार करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मतलब ये प्राकृतिक प्रदेश आखिर होता क्या है। तो जो है विश्व को प्राकृतिक प्रदेश में सीमांकन करने का जो पहला श्रेय दिया जाता है वो हर्बर्टसन महोदय को दिया जाता है। इन्होंने 1905 में किया हुआ था और उन्होंने इस शब्द को चर्चा में लाया और इसको व्यवहारिक आयाम देने का श्रेय पाया। हर्बर्टसन की प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना जो है वो भूगोल की उसकी मौलिक जो संकल्पना है उसको प्रतिपादित करती है। भौगोलिक प्रदेश मतलब क्या हो सकता है कि जो है प्रादेशिकरण की वह दशा और प्रारूप जिसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्वों को आधार मान करके प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा जाए, वो कहलाएगा आपका प्रादेशिक विभाजन। और हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कई सारी चीजें आती हैं जिसमें उन्होंने प्रादेशिक जो है प्रदेशों में बांटा हुआ है, और इसमें उन्होंने विश्व के कई सारे क्षेत्रों में बांटा हुआ। जैसे कि पहला आप बांटा हुआ उन्होंने भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश में कई बांटा हुआ है। एंड आपका जो है ध्रुवीय प्रदेश में बांटा हुआ है, सीन क्षोतिष प्रदेश में बांटा हुआ है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में बांटा हुआ है, उच्च उष्ण प्रदेश में बांटा हुआ है, उच्च अमानवीय प्रदेश में बांटा हुआ है, आर्द्र विषुवतीय रेखीय प्रदेश में बांटा हुआ है। यानी कि ये जो चीजें हैं ये वर्षा और भू आकृतियों के आधार पर जो है विभाजन किया हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है विश्व को जो है प्रदेशों में बांटा हुआ है। तो इसमें पहला प्रदेश आता है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, दूसरा आता है आपका मानसूनी प्रदेश, यानी कि विश्व में प्रादेशिक प्रदेशों में जो बांटा हुआ है आता है आपका इसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, सवाना तुल्य प्रदेश। इसके बाद आता है अगला आपका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या फिर सहारा तुल्य प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का चीन तुल्य प्राकृतिक प्रदेश। उसके बाद आता है सेंट लॉरेंस तुल्य प्राकृतिक प्रदेश। उसके बाद आता है आपका कोडधारी साइबेरिया तुल्य प्रदेश। इसके बाद आता है 10th नंबर पर आपका जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। इसके बाद एक प्रदेश आता है आपका टुंड्रा प्रदेश। एंड 12 नंबर पर आता है आपका पर्वतीय या पठार वाले प्रदेश। तो इस तरीके से आपका जो प्रदेशों का विश्व में प्राकृतिक स्तर पर विभाजन किया गया है वो 12 भागों में बांटा गया है। अब इनमें से कह रहा है किसी एक के बारे में बता दीजिए, तो हम बात कर लेते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश जो हमने पहला बात किया हुआ है भूमध्य रेखीय प्रदेश, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थिति और विस्तार जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश का, तो इसका विस्तार जो है वो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरीय और 5 डिग्री दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। और भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण इसे हम भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का जो है अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का कागो बेसिन, गिनी तट और पूर्वी मध्य अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यू ग्रीन और श्रीलंका आदि क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। जलवायु के बारे में बात किया जाए तो यहाँ का जो औसतन तापमान है वो 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बारिश यहाँ से 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। और यहाँ पर प्रतिदिन तीव्र और प्रचंड गर्मी के कारण दोपहर बाद जो है संवहनीय धाराओं के कारण आकाश में बादल आते हैं और शाम को 4 बजे तक यहाँ पर बारिश भी होती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात किया जाए तो अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ का जो भौगोलिक प्रदेश है उसमें उष्ण आर्द्र सदाबहार वनस्पतियाँ मिलती हैं।
जैसे कि अमेजन वाशी जो बेसिन है उसमें आप सेलवाज कहते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। सामान्यतः इसमें जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई 25 से 45 मीटर होती है, और कुछ वृक्ष तो ऐसे होते हैं जिनका 60 से 90 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ वनों में शेर, गैंडा, चीता, हाथी, जंगली सुअर आदि जो भयानक मांसाहारी बड़े शक्तिशाली जानवर भी पाए जाते हैं। आर्थिक विकास के बारे में बात करें भूमध्य रेखीय प्रदेश का, तो भूमध्य रेखीय जलवायु के इन प्रदेशों में अस्वास्थ्यकर जलवायु और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक विकास सीमित है, और यहाँ पर आर्थिक तंत्र को जो है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। यहाँ पर या तो जंगली वस्तुओं को एकत्रित करके या फिर पशुओं को शिकार करके, खनन करके ही वहाँ से कुछ चीज़ें पाई जा सकती हैं। अगला बात किया जाए जो है जो इसमें वो है आपका जनसंख्या। तो विषुवत रेखीय प्रदेश जो है जलवायु प्रदेश, उसमें विरल और असामान्य जनसंख्या, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, रहने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, बहुत कम आधार पर जीवन है। तो यहाँ पर असमान जनसंख्या है। यहाँ जो है यह क्षेत्र विश्व के 10% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, परंतु 1% जनसंख्या भी यहाँ पर निवास नहीं करती है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या का जो संकेंद्र है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में है, क्योंकि भीतरी जो भाग है वो दुर्गम है, अस्वास्थ्यकारी ही जलवायु वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या सर्वदा बहुत कम रहती है, बहुत कम अभाव रहता है। तो इस तरीके से हमने एक प्रदेश के बारे में बात किया। तो इस तरीके से आपके पास 2 क्वेश्चन यहाँ है, 2 क्वेश्चन यहाँ है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इन चारों में से 2 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि दैट इज यूजफुल, या जिसको भी आप पर पकड़ है, आप जिस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं, आप वो 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं एंड 500 वर्ड्स में करने हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन ए एंड बी 2 पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन करने का चूज करते हैं तो आपको ए भी करना पड़ेगा एंड बी भी करना पड़ेगा। तो ए में आप देख सकते हैं कह रहा है आपसे डिवाइड यूएसए इनटू मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि यूएसए को, अमेरिका को इंडस्ट्रियल रीजन में बांटो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटो और किसी एक के बारे में आपको विशेषता बता दो। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका को औद्योगिक क्षेत्रों में बांटने के लिए आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, औद्योगिक क्षेत्रों में बांटने का, एंड इससे जो एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों में अगर बात किया जाए तो उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 38% उद्योगों में भारी उद्योगों की प्रधानता है, जो कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बताया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं जो उद्योग था वो बाग उद्योग में आपका जो है 12-14 जो है बढ़ते हुए दिखाया गया है। सूत वस्त्र का उद्योग भी 8, 6, 5 अलग अलग ईयर्स में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें कई सारे लघु राष्ट्रीय प्रदेश हैं, जैसे कि न्यू इंग्लैंड है, मध्य अटलांटिक महासागरीय प्रदेश है, दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पर उद्योग की काफ़ी मात्रा हमें देखने को मिलती है। तो उनमें से किसी एक उद्योग के बारे में आपको बात करना है, तो बात कर लेते हैं इसमें। जैसे कि खनिज तेल उत्पादक के रूप में तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पेट्रोलियम के लिए भी सबसे ज़्यादा माना जाना जाता है। यहाँ पर विश्व में पेट्रोलियम का लगभग जो है 13% जो है विश्व में यहीं पर पाया जाता है। यहाँ की जो मैक्सिको खाड़ी है वहाँ से पर 16 किलोमीटर तक पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। तो अलग चीज़ें हैं, जैसे कि लॉस एंजलिस में इसका एक बेसिन पाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर भी पेट्रोलियम का बड़ा भंडार देखने को मिलता है। रॉकी पर्वत का जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो अलास्का का क्षेत्र है वहाँ पर भी पेट्रोलियम का बड़ा भंडार देखने को मिलता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप में पेट्रोलियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एंड अभी तो उसने कई सारी चीज़ें, यूरेनियम की भी खोज कर लिया, जिससे एनर्जी वहाँ पर आ रही है। अगला है ब्राजील के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करो, कि ब्राजील जो है उस ब्राजील के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करो। तो अगर हम बात करें बी नंबर जो क्वेश्चन है ब्राजील के जलवायु प्रदेशों के बारे में, तो ब्राजील जो है वो जलवायु का एक समांग प्रदेश माना जाता है, कि इसमें समांग है, जहां पर जलवायुगत तथ्यों और तापमान, आर्द्रता, पौने, वर्षा ये सभी में काफी मात्रा में समानता देखने को मिलती है। और इन्हीं समानताओं के आधार पर यहाँ पर विशेष प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें कि इसके जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इसमें कुल मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेश आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, यानी कि एक ऐसा जलवायु प्रदेश जो कि जिसका जो विस्तार है वो विषुवत रेखा के 5 डिग्री से उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में अमेजन बेसिन में फैला हुआ है। उच्चतम तापमान और वर्षा वाला ये जलवायु इसकी विशेषता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान औसतन रहता है, और औसत अगर वर्षा के बारे में बात किया जाए तो 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। किसमें? विषुवत रेखीय जलवायु में। दूसरी जलवायु जो आपका होता है इसमें ब्राजील में जलवायु, वो है आपका शुष्क और उष्ण आर्द्र जलवायु।
शुष्क और उष्ण आर्द्र जलवायु, ये आपके उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसको हम कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार ब्राजील के भूमध्य रेखा के भागों में बैठा हुआ है, जहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु के 3-4 माह में क्या होता है, वर्षा होता है, और शेष जो महीने होते हैं वो कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका टाइप है, वो तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है आपका आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जलवायु में क्या होता है आपका कि अधिक वर्षा और ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। यहां पर ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान औसतन होता है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीत ऋतु का 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु यहां वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। चौथा प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो चौथा जलवायु जो इसका क्षेत्र है वो है आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा जो है पर्यंत उच्चतम तापमान वर्षा का अभाव पाया जाता है। ब्राजीलियन उच्च प्रदेश के अतिरिक्त इस जलवायु के सभी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। वार्षिक औसतन बात किया जाए तो 50 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा होती है, जिससे कि कटीली झाड़ियां पाई जाती है, पानी कम मिलेगा। तो अगला जो पांचवा टाइप है, आखिरी टाइप इसका है, वो है आपका उष्णकटिबंधीय उच्च भूमिगत जलवायु प्रदेश। तो ये जलवायु प्रदेश जो है ये ब्राजील के उत्तर जो उच्च पठारी क्षेत्र है उनके अंतर्गत आता है, जिसमें आपका साओ फ्रांसिस्को नदी घाटी हो गया, ब्राजीलियन उच्च प्रदेश रियो ग्रांडे हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान 20 सेंटीग्रेड और शीत ऋतु का जो टेम्परेचर होता है वो 15 सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और वर्षा 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ब्राजील जो जलवायु प्रदेशों में विभक्त है। अब आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका 7th का A नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी इन ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के कहवा की कृषि और उसके वितरण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो अगर ब्राजील के बारे में बात किया जाए तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है, बल्कि अगर बात किया जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। 1920 तक यहाँ पर विश्व का 80% जो है, विश्व पूरे दुनिया में जितना कॉफी उत्पादन होता है ना, उसका 80% ब्राजील से ही होता था। परंतु उसके बाद जो है विविध कारणों से सापेक्षिक उत्पादन कम हुआ और यहां कहवा की कृषि का केंद्रीकरण प्रधानता दक्षिणी पूर्वी जो समुद्र तटीय ढाल है वहां पर पाया जाता है। तो अगर बात किया जाए सारोपोल, मिनास गिरास जो संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है, उसके परिणाम स्वरूप यहां पर 80% कहवा पैदा करते हैं। कहवा उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो है पराना राज्य का उत्तरी भाग, जहां पर जो है वहां पर ज्यादा जो है सुविधा मिलती है कहवा उत्पादन के लिए। ब्राजील अपने कहवा का अधिकांश जो है वो निर्यात कर देता है, जिसका निर्यात जो है सांटोस बंदरगाह से होता है, और सांटोस और साओ पोल नगर को मिलाने वाली रेलवे लाइन का कॉफी रेलवे भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वहां पर काफी उत्पादन ज्यादा होता है और यहां से वहां तक रेलवे के माध्यम से ही भेजा जाता है। ब्राजील में समुन्नत कहवा कृषि के लिए अधोलिखित भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो भी जान लेते हैं। तो ब्राजील का पठारी और समुचित ढाल वाली भूमि कहवा के लिए बहुत उपयुक्त है, जहां पानी नहीं लगता है, कॉफी के लिए पानी लगना नहीं चाहिए। दूसरा चीज है सामान्यतः कहवा के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जो कि ब्राजील में उपलब्ध है। तीसरी की कहवा के लिए लौह और जीवाश्म संपन्न उपजाऊ मिट्टी वांछित होती है, और सारोपोल नगर के चतुर्दिक का क्षेत्र इस दृष्टि से आदर्श है, और आदर्श मिट्टी के कारण इसे कहवा मिट्टी भी कहा जाता है। निर्यात आधारित उत्पादन होने के कारण जहां वांछित रूप से परिवहन के माध्यम और साधन विकसित हैं जो उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कहवा के पौधे में फल तोड़ने, बीज निकालने और बीजों से कहवा तैयार करने में मानव श्रम की प्रचुर आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने के लिए दक्ष और कुशल श्रमिक भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से कहवा उत्पादन के लिए ब्राजील काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, और इसका जो उत्पादन है ये उत्पादन का मैक्सिमम पार्ट्स क्या करता है, दूसरे देशों में कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। अब बात करें दूसरा बी नंबर है, वो कह रहा है आपसे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है इंडस्ट्रियल रीजन इन इजिप्ट। मिस्र के में स्थित जो औद्योगिक प्रदेश हैं, औद्योगिक प्रदेशों की आपको व्याख्या करनी है कि मिस्र के औद्योगिक प्रदेश कैसे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगे। तो इसके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, विशेषता के बारे में बात किया जाए तो औद्योगिक प्रदेश जो इसके हैं उसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है। इसमें बड़ी सारी समस्याएं भी हैं मिस्र में उद्योगों की संभावना को लेकर के। तो अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताओं की, तो मिस्र के औद्योगिकरण का विकास लगभग 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जब यूरोप एशिया के लोगों के संपर्क में आने के बाद यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ, और सबसे पहले मिस्र के सम्राट मोहम्मद अली की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण मिस्र में उद्योग समाप्त होने के कागार पर पहुंच गया। लेकिन दोबारा मिस्र में उद्योगों का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, और माना जाता है
क्योंकि उस समय स्थल सेना और जल सेना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पुनः उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके लिए मिस्र के तत्कालिक सरकार ने निम्न उद्योगिक नीतियां बनाई, जैसे कि उद्योगों के संगठन और योजनाबद्ध विकास के लिए राज्य की हिस्सेदारी में उद्यमी व्यक्तियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा हो गया नए नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक साहस जुटाना और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उपयुक्त योजनाओं का लाभ चालू करना। उद्योगों में व्यक्तिगत विनियोग के लिए आवश्यक उत्साहवर्धक साहस उपलब्ध कराना। मिस्र के उद्योगों का विकास पिछले 40 सालों में बड़ी दुर्गति से गुजरा है, जिसमें रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग और खाद्यान्न उद्योग प्रमुख थे। परंतु आधुनिक उद्योगों के विकास के पश्चात मिस्र की जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और 1991 में मिस्र की कुल जीडीपी का लगभग 25% भाग उद्योगों से आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारी विशेषताएं हैं। 8th बात किया जाए, कह रहा है मिस्र के स्थलकृत प्रदेशों का जो है वर्णन करो कि स्थलाकृत जो कृतिक जो प्रदेश है वो क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो बात किया जाए तो इसमें कई सारे प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, जो है नील नदी की घाटियों से भी प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका भूमध्य सागरीय तट हो गया। तो भौतिक रूप से ये कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। स्थलकृतियों के बारे में बात किया, जैसे कि आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाता है, आपका सिनाई का प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, पूर्वी उच्च भूमि हो गया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, नील नदी की घाटी हो गया। तो इस तरीके से स्थलकृतीय प्रदेशों में ये 4 प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, जिसमें आता है आपका सिनाई का प्रायद्वीप भाग और पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और नील नदी की घाटी। तो ये चीजें आती हैं जो है मिस्र के स्थलीय प्रदेशों में। 8th के बी की बात किया जाए तो प्रदेश की संकल्पना और प्रकारों के व्याख्या कीजिए कि प्रदेश की संकल्पना क्या है और प्रदेश के टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में आपको बात करना है। ओके, तो प्रदेश की संकल्पना के बारे में हमने पहले ही चैप्टर में आपसे बात किया हुआ है कि प्रदेश आखिर होता क्या है और प्रदेशीकरण होता क्या है। देखो, प्रदेश और प्रदेशीकरण जो है, इसका प्रदेशों का अध्ययन करने में के पूर्व प्रदेश जो शब्द है ना, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। प्रदेश शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार आकार के क्षेत्र के लिए किया जाता है और सामान्य लोग जो है प्रदेश का अर्थ राज्य समझते हैं या राजनीतिक इकाई समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे अलग भी राज्य की अपनी, प्रदेश की अपनी एक संकल्पना है, जिसको हम प्राकृतिक आधार पर, बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे किसी विशेष तत्व या घटक समूह की एक रूपता दिखाई दे तो उसको एक प्रदेश में रख सकते हैं, या समन्वय क्षेत्रीय संबंधता उससे उत्पन्न सशक्तता के हिसाब से रख सकते हैं, या अन्य समीपवर्ती प्रदेशों में अगर कुछ स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है कि प्रदेश अलग है, प्रदेश अलग है, तो उसके आधार पर भी हम बांट सकते हैं और प्रदेशों की संकल्पना डेवलप कर सकते हैं। प्रदेशों की तमाम सारी विशेषताएं होती हैं। इस पे हार्वर्डसन कहते हैं कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो थल, जल, वायु, जंतु एवं मानव का एक समुच्चय है। यह इन तथ्यों के विशेष प्रकार के संबंधों के कारण भूतल का एक निश्चित और विशिष्ट भाग बन जाता है। प्रदेश की विशेषता के बारे में बात किया जाए तो प्रदेश एक ऐसा भूखंड है जिसमें किसी न किसी प्रकार की क्या हो, एक रूपता देखने को मिलती हो। दूसरा है कि कोई क्षेत्र तभी प्रदेश होगा जब उसमें कुछ विशिष्टता व्याप्त हो, जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा सा अलग हो। जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी के परस्पर क्षेत्रीय सामंजस्य का घोतक होना चाहिए। अब बात करें इसका प्रदेशीकरण के बारे में कि प्रदेशीकरण क्या होता है, तो प्रदेशीकरण कई आधार पर होता है। जैसे कि पहला आधार होता है प्रदेशीकरण का आपका तत्वगत आधार पर, यानी कि किसी प्रदेश में कुछ तत्वों की अधिकता हो और उसके आधार पर हम क्या कर दें, प्रदेश का प्रदेशीकरण कर दें। दूसरा होता है आपका जो है अस्त्रात्मक वर्गीकरण, जिसमें एक तात्विक प्रदेश हो गया, बहुतात्विक प्रदेश होता है, एक होता है संपूर्ण या भौगोलिक प्रदेश हो गया। उसके बाद प्रकारात्मक वर्गीकरण करें तो उसमें आता है आपका समांग प्रदेश हो गया, संकेंद्रीय प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से प्रदेश का प्रदेशीकरण किया जाता है। आगे बात करें 9th नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर कह रहा है आपका डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देश की प्रमुख विशेषताओं और अर्थतंत्र की क्या करना है, विवेचना करना है। किसकी, विकासशील देश की। तो देखो, अगर हम विकासशील देशों के बारे में बात करें कि विकासशील देश क्या है, तो विकासशील देश में इसके अंतर्गत जो है इन्हें हम विकासोन्मुख या तृतीय वर्ल्ड कह करके भी पुकारते हैं, जो विकासशील देश होते हैं। तो इसमें आपकी तमाम सारी विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं इनके विकासशील देशों की। तो इसमें आता है आपका औपनिवेशिक पृष्ठभूमि होती है। इनकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए विकासशील देशों की, तो पहला होता है आपका औपनिवेशिक पृष्ठभूमि, यानी कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात सामान्यतः यह देश पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेश हो गए और उन्होंने इन राष्ट्रों के संशोधन का उपयोग और विकास अपने हित में किया। और तृतीय विश्व के देश इन राष्ट्रों के लिए कच्ची सामग्री और स्रोत ले जाते हैं और वो लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा है आपका प्रति व्यक्ति न्यूनतम वार्षिक आय, यानी कि इस समूह के देशों की प्रति व्यक्ति समक्रम जो क्षम आय है, सकल घरेलू आय, वो 3,783
है। इसलिए विश्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में इन्हें निम्न अर्थतंत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति $7,646 प्रतिवर्ष माना जाता है, जबकि विकसित देशों में की न्यूनतम बात किया जाए तो वहाँ पर $23,569 प्रति व्यक्ति आय समझा जाता है। आय के वितरण में तीव्र विषमता देखने को मिलती है, यानी कि जो विकासशील देश हैं उसमें आय में बहुत सारी विषमता आपको देखने को मिलती है। इसमें कहा गया है कि जो विकसित देश हैं उसमें आय जो है उसके अनुसार जो है 25 डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो $41 है। इसकी तुलना में विकासशील देशों में ये 30 से 60 के मध्य मिलता है, उप सहारा प्रायद्वीपीय में 40 के आसपास मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें जैसे विकासशील देश है ना, जैसे हमारा भारत विकासशील देश है, तो भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 5% ऐसे लोग हैं इस कंट्री में जिनके पास पूरे देश का 95% पैसा है, एंड 95 लोगों के पास केवल 5% पैसा है। तो इस तरीके से मतलब एक असमानता देखने को मिलती है। दूसरा है निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दिन में $1 से कम कमाने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, और इस आधार पर मानव विकास प्रतिवेदन विश्व में 173 देशों का निर्धनता निर्देशांक निकाला गया है, जिसके अनुसार विकासशील देशों के 27.7% निर्धनता रेखा के नीचे और विकसित देशों में सापेक्षिक निर्धनता है, जबकि विकासशील देशों में सर्वथा निर्धनता है। ओके, तो कह रहा है एक स्वस्थ युवक को 2200 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए, जबकि यहाँ पर 2000 कैलोरी ऊर्जा से भी कम मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य खराब होने से कार्यक्षमता कम हो जाती है। न्यूनतम बचत विनियोग, मतलब कि बचत क्या करेंगे जब उनके खाने भर का चीज़ें नहीं हो पाती हैं। व्यापक बेरोजगारी होता है, आप देख सकते हैं इसमें भारत में बेरोजगारी की कितनी ज़्यादा है। असंतुलित अर्थतंत्र होता है इनका। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं। बीमारियों का प्रकोप होगा जब अच्छे तरीके से खाने पीने को नहीं मिलेगा। विकसित औद्योगिक देशों पर निर्भरता होती है कि कोई भी चीज़ चाहिए तो विकसित देश हमें ला करके देंगे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं विकासशील देश की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद बात करें, अगला कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थलाकृत प्रदेशों के बारे में व्याख्या कीजिए कि स्थल के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका कितने भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो आइए देखते हैं 9th का B नंबर का क्वेश्चन। तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम स्थल के आधार पर बात करें, प्रदेशों के आधार पर बात करें, तो इसमें कई सारे प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है आपका भौतिक प्रदेश, जिसमें आपका अटलांटिक जो है खाड़ी प्रदेश आता है। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत देखें तो उसमें आता है आपका अटलांटिक खाड़ीय प्रदेश, दूसरा आता है आपका आपलोशियन पर्वत श्रृंखला, तीसरा आता है आपका सुपेरियर हाईलैंड, चौथा आता है आपका मध्यवर्ती निम्न भाग, पांचवा आता है आपका रॉकी पर्वत का क्षेत्र, एंड छठा आता है आपका अंतर पर्वतीय क्षेत्र, सातवां आता है आपका प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। तो इस तरीके से हम स्थल कृतियों के आधार पर यूएसए को 7 भागों में बांटा गया है। ओके मेरे दोस्त, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने थे यहाँ पर 9th नंबर, 8th नंबर, 7th नंबर, 6th नंबर। तो इन चारों में से आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। कितने वर्ड्स में? 500 वर्ड्स में। तो जो भी आपको इजी लगे, बेहतर लगे, तो आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर BA थर्ड ईयर की जियोग्राफी का, जिसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स में जाइए और बेहतर अंक जरूर लेकर के आइए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।